Good afternoon, everyone. A very warm welcome. We shall start the session in the next 2-3 minutes. Good afternoon once again. It's 3 p.m. now, and I think we should go ahead with the session. Welcome, Rishabh ji. And can I request Shweta to please play the Navkar mantra? Once again, it's 3 p.m. now, and I think we should go ahead with the session. Welcome, Rishabh ji. 1 minute, ma'am. Yeah. ॐ नमो वरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं ईशो पञ्चनमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्. Thank you so much, Shweta. I would request all the participants to please switch on your cameras so that we can have a very interactive session. And over to you, Rishabh ji. Please take over. Thank you. Thank you so much, Trishla ji. Let's start the session. I request everybody to switch their camera on quickly. Everyone, quickly. Yes. So I think the screen is visible to everybody. Is it? I request other people also, Nigam ji, Poonam ji, Khushbu ji, Prankit Solutions, all of you to switch their camera on quickly. Great. So let's start.
Yesterday we focused on marketing and sales part, and in marketing we majorly focused on digital marketing. And in digital marketing there were different streams which we tried to focus on. And in digital marketing, the most important part was the process of entire digital marketing. And the first step of digital marketing was what? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी, पहला स्टेप क्या था डिजिटल मार्केटिंग का या मार्केटिंग का इन जनरल? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? पहला स्टेप, वेरी गुड, ओके, एवरीवन विल आंसर, सभी आंसर देंगे? आई वांट एवरीबडी टू आंसर, या प्लीज। करेक्ट, सो ऑडियंस, ऑडियंस को पता लगेगा ऑडियंस कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है, वी हैव टू फिगर दैट आउट एंड देन विल गो टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप क्या था, क्या फाइनलाइज करना है हमें? व्हाट वाज द सेकंड स्टेप, एवरीबडी क्विकली? ओके, सभी आंसर देंगे, आई वांट एवरीबडी टू आंसर। Just 2 or 3 people answering is not a very good thing, so I want all of you to answer quickly. पहला स्टेप था टारगेट ऑडियंस फाइनलाइज करना, दूसरा स्टेप क्या था? Yes, okay, so second step was platform, right? Deciding the platform where we'll be putting our marketing, okay, our campaign. Third step क्या था? What was the third step? हम लोग ने देख लिया कि फाइन हमारी ऑडियंस कौन है, ऑडियंस हमें कहाँ ढूंढेगी, वो प्लेटफॉर्म भी ढूंढ लिया। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? ऑडियंस को क्या करना पड़ेगा? एवरीवन? Yes, we have to convince the audience to take the action. Action का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट को बाय करना, राइट? सो दैट इज आवर थर्ड स्टेप। एंड फाइनली फोर्थ स्टेप क्या है? हमारा जो भी कैंपेन रहा है उसको व्हाट विल वी डू? एवरीवन क्विकली। Very good, very good. Measure is the right answer. Okay, so we have to measure what is going to happen in the campaign. ये 4 steps थे। इन steps के बाद हम लोग ने देखा था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही क्या क्या सारी चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, एक्स है, और भी काफी सारी चीजें हैं। अब उसमें हम लोग को मार्केट रिसर्च भी करना पड़ता है। मार्केट रिसर्च भी कैसे करते हैं उसके अलग अलग स्टेप्स को देखा, कई सारे सवालों के ऊपर हम लोग ने बातें की, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, हम लोगों को मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। सेल्स भी देख लिया, फिर फाइनली देखा हम लोग ने फनल, मार्केटिंग या सेल्स फनल, जिसमें 3 लेवल्स थे, विच वाज टोफू, मोफू एंड बोफू। टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। जिसमें टोफू जो था वो अवेयरनेस के बारे में था कि लोगों को बताना है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हम मार्केट में आ चुके हैं। दूसरा है एंगेजमेंट, जहां पे आप लोगों से बातचीत करेंगे, उनके सवाल के आप जवाब देंगे। और फाइनली बॉटम में क्या होता है? सेल्स एंड लॉयल्टी जनरेट होती है, आप कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच पाते हो, राइट? दैट इज द थर्ड स्टेप। यस, तो ये सारी चीजें हम लोग ने कल डिस्कस की, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जिन लोगों को जनरली बिजनेस में मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सकता है ये सेशन जो है काफी थ्योरेटिकल भी रहे, काफी सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे आपको समझने में, सुनने में। आपको अगर आपने जरा सा भी इधर से उधर आप हुए तो आपको शायद समझ में ना आए। सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी हियर टू फोकस ऑन दिस एंटायर थिंग कंप्लीटली। एंड कहीं भी माइनर सा भी कोई डाउट आए, कोई ऐसी चीज जो आपको लगे कि ये सबको पता है पर मुझे नहीं पता, तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट इमीडिएटली। एम आई क्लियर? आई एम टेलिंग टू एवरीबडी, स्टूडेंट्स हैं, विमेन, बिजनेस ओनर्स जो ऑलरेडी बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हैं, डाउट्स आ सकते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें हो सकता है आपके लिए रिवीजन हो, बट रिवीजन में कई ऐसी चीजें पता लगेंगी आपको कि शायद आपको लगे हम भूल चुके थे पहले। ठीक है, तो बिजनेस में वो सारी चीजें आप नए अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, आई वांट एवरीबडी टू मेक श्योर दैट यू स्विच योर वीडियो ऑन, और बहुत सारी बातचीत होगी। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ऑलराइट, फाइन। सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना होगा, हम लोग कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में या कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट जो मेन टारगेट है वो क्या रहता है अगर आपने कहीं पे पैसे लगाए हैं तो? अब हो सकता है इन्वेस्टमेंट में हो, प्रॉपर्टी में हो, या बिजनेस में हो, आपका मेन गोल क्या है? मतलब मिनिमम इतना तो मुझे मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए मिनिमम, जिससे घाटे का सौदा ना हो? मिनिमम कितना मिल जाना चाहिए आपको? हाउ मच? यस, गुड, यू हैव टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जितना लगाया है, द कॉस्ट विच यू हैव, आप बोल सकते हो कि द कॉस्ट विच यू हैव गिवन टू टेक दैट इन्वेस्टमेंट, और वो प्रॉपर्टी में या फिर बिजनेस में जो भी आपका कॉस्ट लगा है, वही का वही आपके पास रिटर्न में भी आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? आपका लॉस नहीं हुआ, जितना आपने लगाया वो का वो आ गया आपके पास। ठीक है, यही जो हम लोग पॉइंट है, इसको बिजनेस टर्म्स में क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है,
वेयर योर प्रॉफिट इज इक्वल टू योर लॉस या फिर योर कॉस्ट इज इक्वल टू योर रेवेन्यू। समझ में आ रही है बात? आपने जितना लगाया, आपकी जो लागत थी, उतना का उतना आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया। ठीक है, दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, प्रॉफिट भी जीरो है, लॉस भी जीरो है। ठीक है, आपने एक ऐसी जगह पे आके अपने बिजनेस को खड़ा कर दिया जहां पे आपको कोई नुकसान फायदा कुछ भी नहीं हुआ है, आपने जितना लगाया आपको मिल चुका है। इसीलिए ब्रेक इवन एनालिसिस किसी भी नए बिजनेस का पहला टारगेट होता है। ठीक है, आप कितना कमाएंगे कितना नहीं कमाएंगे, मतलब आपको अगर जो भी आपके गोल्स हैं वो बाद में आते हैं, पर पहला होता है कि हम लोग ब्रेक इवन अचीव करें, कि मैंने जितना लगाया अपने बिजनेस में मैं पहले उतना वापस कमा लूं, और उसके बाद वहां से फिर नए सिरे से और चीजें शुरू करूं या प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करूं। एम आई क्लियर? यस। कितने ऐसे लोग हैं आप ऑनेस्टली मुझे बताएंगे जितने आज के टाइम पे या पहले कभी आपकी लाइफ में आपका बिजनेस ब्रेक इवन के नीचे गया है, मतलब लॉस में गया? ऑनेस्टली ऑलमोस्ट हर बिजनेस में होता है, कई बार होता है, और खासकर जब लंबा चलता है बिजनेस तो कई बार होता है। आई वॉन्ट एवरी वन टू टेल कि आपने कभी भी ब्रेक इवन के नीचे आपका बिजनेस गया है क्या? मतलब प्रॉफिट नो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन से भी नीचे, मतलब लॉस में जा चुका है, मतलब आपने जितना लगाया था उतना आपके पास वापस नहीं आया। कितने लोग हैं ऐसे ऑनेस्टली? ग्रेट, कई लोग हैं। इनमें से कई, क्या दो लोग अनम्यूट कर सकते हैं? आई जस्ट वांट वन स्मॉल एक्सपीरियंस फ्रॉम देम। दीपा जी बंसारी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, एंड संगीता जी शाह प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ क्विकली प्लीज, वी डू नॉट हैव मच टाइम। बड़ा टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नॉलेजेबल, और बहुत मतलब आपके इतना काम आएगा बिजनेस में कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते, इसलिए मैं इसको पूरा कवर करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि कुछ छोड़ू इसके अंदर। ठीक है, संगीता जी शाह एंड दीपा जी भंसारी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ क्विकली। म्यूट कर ना सांभर एक आई थिंक आई एम ऑडिबल टू बोथ ऑफ देम। दीपा जी, आपने बोला कि आपका कई बार ब्रेक इवन के नीचे गया है, या एक बार या दो बार, जितनी बार, सर एक बार व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी टू ब्रिंग योर बिजनेस बैक अगेन फ्रॉम ब्रेक इवन टू, मतलब फ्रॉम लॉस टू ब्रेक इवन और ब्रेक इवन से प्रॉफिट? सर हाउ मैंने डिड यू? लॉस हो गया तो मैंने स्किप ही कर दिया, फिर आई डिडंट मूव अहेड, फिर मैं निकल गई। Oh, you just came out of the business. Okay, fine. या Okay, fine. Okay, understood. संगीता जी, what did you do? आपने क्या किया? हाँ, नमस्ते ऋषभ जी। नमस्ते, बोलो जी। हाँ, अभी एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, थोड़ा मेरा मिस हो गया स्टार्टिंग का। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आप ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे कभी भी आपका बिजनेस गया है लॉस वगैरह में? नहीं नहीं क्योंकि नहीं सबका गया है। नहीं नेवर इट हैज गॉन, चलिए नहीं। कोई बात नहीं। सो मैम हैज सेड दैट शी लेफ्ट द बिजनेस। अब मैं अपनी बात करूं तो कई बार मेरा एक्चुअली इन द लास्ट 1.5 years ऑफ इक्तारा, ओके, थैंकफुली जो पिछले पहले 3 महीने थे ना, हम लोग ने उस टाइम पे कोई काम ही नहीं किया था। हाँ वी हैड लॉन्ग टर्म सक्सेस आफ्टर द थर्ड मंथ। ओके, फिर हम लोग ने 6.5 लाख लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, 260+ इंस्टीट्यूशंस में हम लोगों का वी एंटर्ड, एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एवरीवेयर। बट उससे पहले हम लोग 3 बार ब्रेक इवन के नीचे जा चुके थे। उसमें सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करती है ब्रेक इवन के टाइम पे इज टू मैनेज योर कॉस्ट। कॉस्ट कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कॉस्ट कटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब आप क्या मैनेज नहीं कर सकते, सेल्स आपके हाथ में है नहीं। मार्केटिंग हो सकता है आप बेटर कर लो, पर बाकी सेल्स आपके हाथ में नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो कॉस्ट लग रहा है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करो। ठीक है, उस कॉस्ट को कम करो, मार्केटिंग पे थोड़ा ध्यान दो और सेल्स इंक्रीज करने की कोशिश करो। दैट इज व्हाट आई फोकस्ड ऑन। ठीक है, एंड इसका जो पूरा प्रोसेस है अब हम लोग लास्ट जो स्लाइड आएगा ना उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल नहीं होता, दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। एम आई क्लियर एवरीवन? यस। चलो नेक्स्ट चीज, ये है 5 कॉमन मिस्टेक्स जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करोगे जब आप अपना बिजनेस हैंडल कर रहे हो तो। ठीक है, और ये पांचों में से कम 3 या 4 आप सब कर चुके हैं। ठीक है, सब कर चुके हैं, मैं भी, आप भी, सब कुछ जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं और जितने लोग बिजनेस, ठीक है, आप ये सब फेस करेंगे और भी करेंगे। ऑलराइट, आई टेल यू। फर्स्ट वन इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग और या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। इसका मैं मतलब आपको समझा देता हूं। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है चीजों को टालना। आज एक काम है उसको हैंडल करना है, उसको मैनेज करना है, उसको टालना, कल करेंगे, फिर कल आएगा तो परसों करेंगे, परसों आया तो तरसों करेंगे। राइट, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग की, यार ये खत्म होने के बाद ये करूंगा वो करूंगा एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, हम लोग अपने ही सोच में डूबे रहते हैं, दैट्स द रीजन वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द करंट सिचुएशन। ठीक है, हम लोग को ये नहीं पता होता कि अभी करंट जो मेरी सिचुएशन है वो कैसी है, उसके हिसाब से आई हैव टू अंडरस्टैंड माई फाइनेंस। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोक्रेस्टिनेशन और रिटायरमेंट प्लानिंग, अपने काम को आगे बढ़ाना, टाइम पे नहीं करना, पहली बात। और दूसरा रिटायरमेंट प्लानिंग इन द सेंस हद से ज्यादा मतलब आगे की सोचना। ठीक है, जो अभी तक आया ही नहीं है। ये वाली जो सिचुएशन है कितने लोगों के साथ हुई है कि सर मैं विजन प्लान करता रहता हूं या करती रहती हूँ,
बट धरातल में या ऑन फील्ड इतना ज्यादा आई एम नॉट एबल टू गेट द सक्सेस। ये कितने लोगों के साथ होता है? सही या गलत कुछ भी नहीं है इस मिस्टेक में, बस होता है। कई लोग करते हैं कि हो जाता है, कई बार होता है। समटाइम्स वी टेंड टू बी अ बिट इम्प्रैक्टिकल, करंट सिचुएशन पे ध्यान नहीं देते। वेरी गुड पीपल हु आर सेइंग यस, वेरी गुड दैट यू आर एक्सेप्टिंग, यू हैव डन दैट, ओके। हाँ, बहुत लोगों ने, शायद मैंने भी कभी ना कभी किया होगा, मुझे ये वाली बात याद नहीं है कि मैंने किया कि नहीं, बट इनमें से कई चीजें मैंने की है। यस, तुम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं आज का काम कल, ठीक है। इसका मैं सिर्फ मिस्टेक आपको नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं आपको मैं एक सोल्यूशन भी दूं। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे अच्छा सोल्यूशन पता है क्या है? अपना एक प्लानर बनाना, शेड्यूल बनाना, ठीक है। ये है प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे अच्छा सोल्यूशन, ऐसा हमें लगता है। कितने लोगों ने अपना अपना प्लानर बनाया है कभी ना कभी? स्कूल के टाइम पे बहुत कुछ बनाया होगा ना, शेड्यूल बनाना, टाइम टेबल बनाना, बनाया है सभी ने? बनाया बनाया बनाया, बहुत बनाया। हाँ, आगे बच्चे भी बनाते होंगे, सब मैंने भी बनाया था, राइट। तो हम सब बनाते हैं, कितने लोग फॉलो करते हैं सच बताइए? कितने दिन चलता है टाइम टेबल आपका? कितने दिन डेली फॉलो होता है? ग्रेट सर। कितने लोग कर पाते हैं? मैं तो नहीं कर पाता हूं। मैं इसलिए मैं टाइम टेबल मैंने एक पॉइंट के बाद बनाना छोड़ दिया था। मुझे पता था कि ऐसे नहीं होगा। वो मेरे अंदर से जब चीजें आएंगी ओनली देन आई कैन फॉलो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे आसान जो तरीका होता है इज वेरी सिंपल, ठीक है। आप कभी भी अपने काम को अगले दिन डिले करोगे ना, तो तभी होगा जब अगला दिन आपका फ्री पड़ा है, आपको लगता है कि यार अगला दिन पूरा फ्री है, कुछ नहीं है करने को, तो ये वाला काम कल कर लूंगा, वैसे भी फ्री बैठा हूं या बैठी हूं, राइट। सो ऑलवेज कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप जब जब अपने आप को ऑक्यूपाई कर लोगे, बिजी रखोगे बिजनेस में या काम में या कुछ नया डेवलप करने में, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से प्रोक्रेस्टिनेशन का ख्याल ही चले जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आज मैंने काम नहीं किया, कल मेरे पास दूसरा काम है तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। इट इज एज सिंपल एज पॉसिबल। ये लोगों से बात करना और उनको बुलाना, हाँ सा वो सा, ये सब नहीं। बिजनेस के टाइम पे मेजरली यू शुड फोकस कि हमें बिजनेस पे ध्यान देना, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा, ठीक है। दैट्स देयर। और रिटायरमेंट प्लानिंग ऑटोमेटिकली जब बिजी रहोगे तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। सो दैट्स देयर। सेकेंड थिंग इज नो क्लियर फाइनेंशियल गोल्स बिजनेस को लेकर, ठीक है। फाइनेंशियल गोल्स का मतलब क्या है कि मुझे एक टाइम के बाद इस लेवल पे अपनी कंपनी को लेके जाना है। आप सभी अपने फाइनेंशियल गोल्स अपने बिजनेस को लेकर यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखे। जिन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया है वो भी लिखेंगे कि अगले एक साल में आपको कहां देखना है अपने बिजनेस को फाइनेंशियल टर्म्स में, रुपीज इतना रेवेन्यू, ठीक है। और जिन्होंने नहीं शुरू किया है वो मुझे बताएंगे वो कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, उतना उनके दिमाग में है कि मैं इतना करना चाहता हूं या चाहती हूँ। सभी लोग, आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर। यस, सभी आंसर देंगे। ओके, 10 लाख प्लस, दिस इज पर मंथ और पर ईयर? पर मंथ और पर ईयर, 10 लाख 20 लाख पर मंथ और पर ईयर, 10 lakhs पर मंथ, अच्छा। सही था जी, बोल रही हाँ शी तो ओके, मुझे लगा सही है हमने बोला। 2 CR पर एनम, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। देशना जी पर ईयर, ऑलराइट। और बाकी सबके कोई सपने नहीं है? 4 ही लोगों के सपने हैं यहाँ पे? बाकी सब क्या करना चाहते हैं बिजनेस के साथ? वही समाज सेवा, ऐसा कोई है? एनीवन हु वांट्स टू? वेरी गुड, इन क्रोर्स, हाउ मेनी क्रोर्स? देन मोर देन दैट पर मंथ, ऑलराइट फाइन। और आई वांट एवरीबडी टू आंसर क्विकली। क्विकली एवरीबडी विल आंसर प्लीज। 5 CR पर मंथ, बहुत बढ़िया, ओके। अब ध्यान से सुनिए। आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स को फिक्स कर लिया, ठीक है। फाइनेंशियल गोल्स को फिक्स करना अच्छी बात है, बट उसके हिसाब से प्लान करना पड़ता है, ठीक है। फाइनेंशियल गोल्स ऐसे नहीं किए जाते जो हम लोग अभी बोल रहे हैं ना, 10 लाख 20 लाख, वेरी गुड आपने कर लिया, बट उनको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। वी हैव टू ब्रेक देम डाउन। साल के गोल को महीनों में, महीनों को हफ्तों में, हफ्तों को दिन में, कि हर दिन मैं इतना मिनिमम एक मतलब सेल्स करूंगा या करूंगी, ओके। दैट शुड बी योर माइंडसेट। अगर हम सोचते हैं कि मुझे महीने के 500 ऑर्डर्स लेने हैं, जो भी मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं या बना रही हूं, 500 लेने हैं, 500 लेने हैं, तो हफ्ते में कितने लूंगा, हर दिन मैं कितने बेचूंगा, दैट है बेचूंगा या बेचूंगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव क्लियरली इन योर माइंड फाइनेंशियल गोल्स। अगर आपके क्लियर नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस है कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस होके एक दिन ठप हो जाएगा, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू हैव गुड एंड क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। थर्ड, हाई डेट्स एंड बोरोइंग्स। कभी भी याद रखिएगा, बैंक्स के थ्रू लोन्स लेने में या किसी से भी लोन लेने में, चाहे वो आपका कोई फाइनेंस प्रोवाइडर हो या कोई भी हो, राइट। अगर आप डेट ले रहे हैं, डेट का मतलब वही होता है, लोन एंड क्रेडिट होता है, आप किसी से कुछ बोरो ले रहे हो, उधार ले रहे हो, राइट। सो व्हेन यू आर बोरोइंग और टेकिंग अ डेट, इन दैट केस दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन आपके पूरे बिजनेस में,
कि सर मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मैं अपने तरफ से पैसे नहीं लगा सकती हूं या लगा सकता हूं, और तभी जाके आप क्या करेंगे, लोन लेंगे। ये बात आप हमेशा गांठ बांध लें। लोन शुड बी द लास्ट पॉसिबल ऑप्शन दैट यू चूज ड्यूरिंग डूइंग बिजनेस। अगर आपके पास पैसे हैं, आप अरेंज कर सकते हो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करके, ओवर टाइम करके, कुछ भी, ट्राई टू डू इट इन दैट वे। डेट और बोरोइंग जो है वो शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि अकाउंट में पैसे आ गए, बट हम कभी बार भूल जाते हैं कि उसको लौटाना भी है। हम लोग शायद उस विजन को लेके नहीं चलते, या फिर पता भी हो तो हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कर भी पाएंगे कि नहीं। सो हाई डेट एंड बोरोइंग जो है वो आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, छोटे मोटी चीजें तो फिर भी ठीक है, हाई अमाउंट, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, ये सब नहीं। ठीक है, टेक ऑन अ बेसिस कि आप झेल सको उस डेट को या उस लोन को या उस कर्जे को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली आता है फेलिंग टू, फोर्थ आता है फेलिंग टू डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, चैट बॉक्स में बताएंगे सभी, जिनको पता है, जिनको नहीं पता मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, डाइवर्स या डाइवर्सिफाई, व्हाट इज द मीनिंग? यहां पे लिखा गया है कि फेलिंग टू डाइवर्सिफाई एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग अक्सर कर देते हैं। क्या मतलब है इसका, कि वो, हाँ फेलियर ठीक है, डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है? अच्छा सुनिए, क्लासिफाई दैट फ्रॉम, वन सेकेंड, वेयर द इनकम इज कमिंग एंड वेयर द, ओके फाइन, ये ठीक है, अंडरस्टैंड। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, ओके, इन्वेस्ट इन डिफरेंट, ओके, देन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ओके, गुड गुड गुड। ठीक है, सुनिए, अपने पैसों को अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट्स हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टमेंट्स हो, आपके बिजनेस के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपने ही बिजनेस से 3 4 प्रोडक्ट बना रहे हो, तीनों चारों प्रोडक्ट में कितना पैसा जाना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी को हम लोग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो बोलते हैं। कैश फ्लो का मतलब होता है जितना पैसा अंदर आ रहा है और जितना पैसा अंदर जा रहा है, इस पूरे बाहर जा रहा है, इस पूरे प्रोसेस को कैश फ्लो बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कौन सा गोल सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? क्या मैक्सिमाइजेशन, डैश मैक्सिमाइजेशन, वेरी गुड पिंकी जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है, राइट। बट प्रॉफिट से भी इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो। वो बिजनेस का गोल नहीं है, बट वो प्रॉफिट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो अगर आपके बिजनेस का अच्छा है, तब कहीं जाके आपका बिजनेस सरवाइव कर पाएगा लंबे वक्त तक। ठीक है, कैश फ्लो का मतलब क्या है, पैसे का आना और पैसों का जाना बिजनेस में कंटिन्यूसली बना हुआ है। ओके, राइट, रोलिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, राइट, कॉमन टर्म्स में रोलिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि रोलिंग जब होती है तो आपका जो अकाउंट है, जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पूरा सिस्टम है, वो एक अलाइव रहता है, वो जिंदा रहता है। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं दिखता है कि यार फाइनेंशियली ये कंपनी कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं कर पाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैश फ्लो क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स में डाल सकते हो, अपने प्रॉपर्टीज में डाल सकते हो, किसी भी वर्किंग कैपिटल में डाल सकते हो। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, फेलिंग टू डाइवर्सिफाई विल बी अ बिग मिस्टेक दैट यू विल डू इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वो मिस्टेक आप कभी मत कीजिएगा। एंड फाइनली आता है रिस्क मैनेजमेंट को नेग्लेक्ट कर देना, नजरअंदाज कर देना। ठीक है, आप में से कई लोगों ने अपने बिजनेस में रिस्क लिए होंगे, सभी लेते हैं, अच्छी बात है लेना, पर आप में से कितने लोगों ने ऐसा एक रिस्क लिया जिसने बिजनेस में आपको पीछे ढकेल दिया, या शायद बिजनेस को अनफॉर्चुनेटली बंद करवा दिया होगा? कितने लोगों ने ऐसा किया है? और अगर आप वापस उससे वापस आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पीछे होके वापस आए हैं, आपने रिस्क को निगलेक्ट करके एक गलत डिसीजन लिया, यस, अगर लिया तो आप बोलेंगे हाँ, अगर नहीं लिया तो यू विल जस्ट राइट नो। यस, सो दिस वाज वन पॉइंट जो मैंने हमेशा से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेस समझा इसको। ठीक है, आपको पैसे लगाने कहीं पे नई चीजों पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट सोच समझ के लगाइए। इतने पैसे मत लगा दो कि बैक एंड में कोई प्लान बी के लिए भी आपके पास पैसे ना बचे। ठीक है, मैं प्लान बी का मतलब ये नहीं बोल रहा कि आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है, नहीं, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि अगर ये चीज नहीं चली तो इन दैट केस देयर हैज टू बी समथिंग, कि थोड़े पैसे हो गए मैं कुछ और कर सकूं, नया प्लान बना सकूं। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेग्लेक्टिंग रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी बिग मिस्टेक दैट यू विल डू इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सुमित जी ने लिखा है यस, टेकिंग रिस्क, एक्सपोर्ट बिजनेस। ठीक है, एक्सपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, हर कोई उसे पुल ऑफ नहीं कर पाता, हर हर इंसान के लिए ना वो अच्छा फिट बैठता नहीं है। राइट, सो एक्सपोर्ट बिजनेस इज अगेन अ वेरी बिग रिस्क विच मेनी पीपल टेक। सो ये पांचों मिस्टेक्स है जो आप कॉमनली करते होंगे और आपको नहीं करना। ठीक है, इफ एनीवन वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन काइंडली टेक क्विकली। ओके, फाइन, डन, ग्रेट। चलो नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ कैपिटल
ये जो सोर्स ऑफ कैपिटल होता है ना बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सब मुझे अपने अपने बिजनेस के सोर्स ऑफ कैपिटल बताइए, जहां जहां से आपने पैसे लिए थे। कैपिटल मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर बिजनेस को चलाने के लिए, जहां जहां से आप सबने पैसे लिए थे। मैं उनका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग इन चारों में से आपने क्या लिया था। डेट मतलब लोन, ट्रेड क्रेडिट मतलब उधारी बिजनेस के दौरान, इंटरनल रिजर्व मतलब खुद की सेविंग्स, इक्विटी का मतलब अपने कंपनी में किसी को पार्टनर बना दिया या फिर अपनी कंपनी का हिस्सा थोड़ा किसी को दे दिया, दैट्स नोन एज इक्विटी। ओके, some people are saying debt, some people are saying family से, yes good। बूटस्ट्रैपिंग मतलब उनके खुद के इंटरनल रिजर्व से उन्होंने शुरू किया था। ओन फंड्स दैट इज आल्सो इंटरनल रिजर्व। फैमिली ग्रेट। ओके, अदर्स कि मतलब अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने पहले एक पार्टनर ढूंढा और फिर शुरू किया चीजों को, एनीवन लाइक दैट? इंटरनल, ओके, इंटरनल रिजर्व भी और लोन भी, ओके ग्रेट। और कोई भी इक्विटी, किसी ने इक्विटी यूज करके मतलब पार्टनर बना के किसी ने शुरू किया है अपने बिजनेस को कभी भी? एनीवन हियर? नो, ऑल राइट फाइन। सो जनरली इट इज डेट एंड इंटरनल रिजर्व्स, ठीक है, लोन एंड इंटरनल रिजर्व्स वाले। ओके, वन पर्सन इज हु हैज मेड इट यूजिंग द पार्टनरशिप, पर वो पार्टनर भी आपकी फैमिली है, ठीक है, वो मैं उसको इक्विटी में ही डालूंगा, ठीक है, क्योंकि आपने एक परसेंटेज, एक हिस्सा अपने फैमिली मेंबर को दे दिया है, सो दैट विल कम अंडर इक्विटी ओनली। अगर आप अपने फैमिली से सिर्फ पैसे लेके शुरू कर रहे हो तो दैट कम्स अंडर इंटरनल रिजर्व्स, ठीक है। सो दीज आर द फोर सोर्सेज ऑफ कैपिटल। अब आप मुझे पूछोगे कि सर इन चारों की खासियत क्या है, तो मैं इन चारों की खासियत बताता हूं एक एक। आप इसको समझ सकते हैं, कहीं पे चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, एक एक पॉइंट बताऊंगा बस, और कुछ नहीं है इन चारों में, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। शैल आई स्टार्ट? यस, ओके फाइन। ओके, तो डेट का मतलब, डेट या लोन, ठीक है, इसका सिंपल एक पॉइंट है, ये आपको कैपिटल देगा। सो लोन गिव्स यू कैपिटल बट विथ अ पर्टिकुलर डेडलाइन, ठीक है। अब वो डेडलाइन अच्छी चीज भी है, कभी कभार बुरी चीज भी। आपको 3 4 5 10 साल मिल रहे हैं आपको उसे चुकाने के लिए, ठीक है, वो एक अच्छी बात है। पर एक बुरी बात ये भी है कि उन 10 सालों में, 5 सालों में, 3 सालों में आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहेगा कि मुझे लोन को चुकाना है, राइट। सो दैट इज अबाउट डेट। आप सिंगल लाइन में लिख सकते हो, डेट स्लैश लोन गिव्स अस कैपिटल ऑन अ डेडलाइन। तो डेडलाइन मतलब डेट, बस, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेट की, ठीक है। डन, ओके। सेकेंड है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट की सबसे खास बात है कि वो आपको फेस वैल्यू पे मिलता है। फेस वैल्यू का मतलब कि मैंने जो बोली थी पहले दिन, गुडविल, लायकी, राइट। अब मान लीजिए मैं एक काम कर रहा हूं, मेरा एक और कॉम्पिटिटर जो काम कर रहा है, ठीक है, जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं वो हैं बहुत साल से, पर उनका नाम अच्छा नहीं है मार्केट में, अनफॉर्चुनेटली। मैं नया हूं मार्केट में, मुझे 1.5 2 साल हुए हैं, बट मेरा नाम अच्छा है। तो इस केस में मेरे क्लाइंट्स के साथ जो मेरा रिश्ता है, वो मुझ पे भरोसा करके मुझे कुछ एक्स्ट्रा वक्त देंगे ना, टू जस्ट क्लियर द पेमेंट्स, देंगे या नहीं देंगे? यस और नो? जस्ट फॉर द गुडविल से वो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि नहीं, क्रेडिट देने के लिए तैयार होंगे कि नहीं देंगे? यस, करेक्ट, या। सो ट्रेड क्रेडिट वहीं पे काम करता है। डेट किस पे काम कर रहा था? डेडलाइंस पे काम कर रहा था, इंटरेस्ट पे काम कर रहा था। ट्रेड क्रेडिट में भी इंटरेस्ट लग सकता है, बट ट्रेड क्रेडिट किस पे काम करता है? फेस वैल्यू पे, ठीक है, जबान पे, गुडविल पे, ठीक है, दैट इज अबाउट ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। इक्विटी इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। अब वो पार्टनरशिप 0.1% की भी हो सकती है, 1 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 50% की भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है। इक्विटी के अंदर ही क्या आता है? इक्वल, ठीक है। अब इक्वल का मतलब ये नहीं कि 50-50%, नहीं। इक्वल का मतलब होता है जितना से मेरा है मेरे बिजनेस को चलाने में, उतना ही मेरे पार्टनर का भी होगा। वो भी बता सकते हैं कि इसमें ये सही है, वो गलत है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? इक्विटी, ठीक है। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, शेयर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, उसमें से एक क्या है? इक्विटी शेयर है, ठीक है। तो इक्विटी हम लोग मतलब पार्टनर्स बनाना। चौथा आता है इंटरनल रिजर्व्स। इंटरनल रिजर्व से सेफ तरीका कोई दूसरा है नहीं, ठीक है। इंटरनल रिजर्व में कोई डेडलाइन नहीं होती, आपको इसमें किसी को अपनी फेस वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं है। इंटरनल रिजर्व में आपको किसी को अपना शेयर देने की जरूरत नहीं है, वर्क अपने वर्क रेवेन्यू से। बट इंटरनल रिजर्व की एक मतलब डिसएडवांटेज भी है। और इंटरनल रिजर्व की जो डिसएडवांटेज वो ये है कि आप जैसे जैसे पैसे स्पेंड करते जाओगे, आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर बिल्डअप होते जाएगा। क्योंकि अगर आपका पैसा कम हो रहा है, बट साथ में आपने जहां पे उसे अप्लाई किया वो बिजनेस प्रॉफिटेबल बन गया, तो बहुत अच्छी बात है भाई। 10,000 रुपए लगाए थे, लाख, 2 लाख, 3 लाख उससे कमा लिए, ठीक है, तो वो 3 लाख अब आपका क्या बन गया? इंटरनल रिजर्व। बट मान लो 10,000 लगाए, कमाए ज्यादा नहीं, 2 3 5 हजार ही कमा पाए, ठीक है, तो आपने क्या कर लिया? अपना 5,000 का लॉस कर लिया, ठीक है, तो आपका इंटरनल रिजर्व भी कम हुआ, और अब बचा कितना? 5,000, ठीक है।
सो दैट इज द इश्यू विद इंटरनल रिजर्व। डेट का मतलब क्या है? डेडलाइन और इंटरेस्ट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब फेस वैल्यू पे आपको जो देंगे उसको बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट। इक्विटी का मतलब पार्टनरशिप, ठीक है, शेयर होल्डर्स पार्टनरशिप, ठीक है। और इंटरनल रिजर्व का मतलब क्या होता है? सेविंग्स। जो आप इंटरनल इंटरनल रिजर्व का मतलब होता है सेविंग्स, या तो आपकी फैमिली आपको देगी या तो आप खुद लगाओगे अपने तरफ से, जो आपने बचा के रखे, शायद अपने जॉब से या किसी भी चीज से। एम आई क्लियर एवरीवन? यस, चलिए जस्ट अ सेकेंड। या सो अब हम लोग सोर्सेज ऑफ कैपिटल देख चुके हैं। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसका अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ मेजर है नहीं। ऑलराइट, या लेट्स गो अहेड। अब ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका पहले। यस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, 10 सेकेंड्स। हाँ, अब सुनिए, ये जो है ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ठीक है। मैंने आपको 4 तरीके बताए अभी। डेट लोन, डेट या लोन। दूसरा क्या था? इट वॉज अबाउट ट्रेड क्रेडिट। तीसरा था इक्विटी पार्टनरशिप। चौथा था इंटरनल रिजर्व्स। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जब आपके बिजनेस में पैसा लगाती है लोन के फॉर्म में या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में या ग्रांट के फॉर्म में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रांट का मतलब किसी को पता है? ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रांट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रांट्स? जी, अलाउंस, ओके। अलाउंस नहीं होता है, ग्रांट अलग चीज होती है। आपने किसी चीज किसी को ग्रांट किया है, आई ग्रांट यू हॉलीडे और आई ग्रांट यू मनी, कुछ भी आपने ग्रांट किया मतलब क्या है? दान है ना, दान। करेक्ट, दान बोलते हैं जिसे हम लोग। तो पहले के जमाने में राजा क्या करता था? दान करता था, ग्रांट। तो दान क्या वापस लेता था इंटरेस्ट के साथ? क्या लेता था इंटरेस्ट के साथ वो राजा, कि मुझे वापस दो मेरा दिया हुआ दान? नहीं ना। वही गवर्नमेंट का ग्रांट है। ग्रांट में गवर्नमेंट आपको एक अमाउंट दे देगी, आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं मांगा जाएगा, आपसे रिटर्न भी नहीं करने बोलेंगे वो पैसा। वो पैसे आपके हैं अब, ठीक है। 5 लाख दे तो 5 लाख आपके हैं, आपको लौटाने की जरूरत नहीं, और लौटाने की जरूरत नहीं तो फिर तो इंटरेस्ट की बात ही नहीं आती है, ठीक है। तो वो उसे वो क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रांट बोलते हैं। अब ग्रांट, अब सोचोगे सर मैं कोई भी बिजनेस वहां जाके ग्रांट ले सकता है क्या गवर्नमेंट से? बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। राजा भी जब दान देते थे तो कुछ खास करने पे दान देते थे, राइट। सबको तो नहीं देते थे, अच्छे लोग तो सभी हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो बिजनेस भी उसमें कुछ खास होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसमें एक कैपेबिलिटी है कि यार ये कुछ नया बन सकता है, कुछ अलग कर सकता है, राइट। देन गवर्नमेंट विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू अ ग्रांट, ठीक है। इंडिया में 25, 30, 50, 50 लाख तक ग्रांट्स दिए जाते हैं आज भी, ठीक है। स्टेट के अपने अपने ग्रांट्स हैं, सेंट्रल लेवल के अपने अपने ग्रांट्स हैं, ठीक है। और कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जिनमें आपको लोन के लेवल पे अमाउंट मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उसमें 3 तरह से आपकी मदद की जाती है आपके बिजनेस में। पहला ग्रांट्स, दूसरा लोन, तीसरा लीडरशिप प्रोग्राम्स, ठीक है। या फिर तीसरा मैं बोलूं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। आपकी मदद की जाती है, आपको बिजनेस में हेल्प करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, गाइडेंस, ठीक है। सो क्या था? पहला था आई थिंक ग्रांट, दूसरा था क्रेडिट लोन, एंड थर्ड वन इज गाइडेंस, ठीक है। सभी ये याद रखेंगे। अब आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आई थिंक आप ले चुके हो। पहला है स्टार्टअप लीडरशिप प्रोग्राम। मतलब अगर आपका एक स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हो तो उसमें क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए एज अ लीडर, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहां पे क्या आ गया? कौन सी कैटेगरी में है तीनों में से? ग्रांट, लोन या गाइडेंस? ग्रांट है या लोन है या गाइडेंस? पहला वाला स्टार्टअप लीडरशिप प्रोग्राम, ग्रांट, लोन या गाइडेंस? सभी बताएंगे, कम ऑन एवरीबॉडी। गुड गुड, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट वन फिर आता है कि हाँ ये गाइडेंस है, बिल्कुल। फिर आता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम। नाम में ही पता है ये क्या है? ग्रांट, लोन या फिर गाइडेंस? सोच के बताएंगे जल्दी फटाफट। ग्रांट नहीं है, ग्रांट नहीं है, अभी मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी। ओके, फाइन, वेरी गुड, ठीक है। लोन है, लोन है, लोन है, लोन या इन्वेस्टमेंट, आप जो भी बोलो। इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट तब माना जाता है जब आप शेयर देते हो अपना, इक्विटी 1%, 2%, 5%। शार्क टैंक में आपने देखा होगा, राइट, वो, ठीक है। ये है लोन। नेक्स्ट आता है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड।
क्रेडिट आया, वर्ड लोन, ठीक है। फिर आता क्या था, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम क्या है, अब ये इसमें मजा आएगा, सुनिए। ये बताइए, ग्रांट है, लोन है या गाइडेंस है? सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, ओके। ग्रांट बोल रहे हैं दो लोग, दो तीन लोग ग्रांट बोल रहे हैं, ओके। अदर्स, बाकी लोग क्या बोलेंगे? ओके, लोन ऑल्सो। सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, सभी आंसर देंगे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, 30 लोग। आई वांट एवरीबडी टू आंसर। ग्रेट, ओके। सो सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम जो है, इट इज बेसिकली नॉट अ ग्रांट, नॉट अ लोन, इट इज गाइडेंस, ठीक है। सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस के रजिस्ट्रेशन में जो जो चीजें लगती हैं, ट्रेडमार्क से लेके, प्राइवेट लिमिटेड से लेके, आपका कंप्लायंस से लेके, आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटी रजिस्ट्रेशन, सब कुछ लोगों को करवाना, लोगो जो आप बनवाते हैं अपना, ये सारी चीजें एक ही पॉइंट पे रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करवा के देती है। उसी को क्या बोला गया, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, ताकि आपको बार बार अलग अलग जगह ना जाना पड़े। यस, टू मेक योर प्रॉब्लम इजियर, ठीक है। फिर आती है चौथी चीज, द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये जो स्कीम है, ये मैं बता देता हूं आपको। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है, ये ग्रांट दिया जाता है, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। मैं आप इसमें, मुझे थोड़ा सा एक डाउट है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम आज भी फंक्शनल है या नहीं है। आज से 3 महीने पहले फंक्शनल थी। मेरे कुछ पार्टिसिपेंट्स को खुद भी इसमें ग्रांट मिला है। सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग दैट टाइम पे, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन, अपना जो पिच डेक है, सबमिट किया था, एंड दे गॉट अ ग्रांट, ओके। तो उसमें मिलता है 6, 7, 8 लाख रुपए का एक ग्रांट मिल जाता है। फिर आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये क्या है बताइए, ग्रांट, लोन या गाइडेंस? ग्रांट है, लोन है या गाइडेंस है? ओके, ग्रेट। आंसर इसका है लोन, ठीक है। मुद्रा योजना इज लोन। और इससे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन हुआ है? विमेन, ओके। विमेन बहुत ज्यादा इसमें मतलब बेनिफिशियल, ऐसा नहीं कि मेन डोंट गेट इट, बिल्कुल उनको मिलता है, कोई पार्शियलिटी कहीं पे भी नहीं है। इट इज जस्ट दैट विमेन ने बहुत यूज किया है इसको, बहुत ज्यादा प्रचार किया गया था इस पर्टिकुलर स्कीम का गवर्नमेंट के थ्रू, तो लोगों ने बहुत यूज किया इसको, ठीक है। सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में तीन है, ठीक है। एक तो होता है शायद शिशु है, पहला शिशु है, जो पहला लोन होता है। आई थिंक तीन उसके लेवल्स है, पहला लेवल शिशु है, आई थिंक दूसरा एंड तीसरा आई जस्ट फॉरगॉट, क्योंकि वो प्रॉपर हिंदी नाम है। आई जस्ट टेल यू 1 सेकेंड। तो पहला जो मुद्रा है योजना है, वो पहला है शिशु, शिशु योजना है। तो शिशु के अंदर क्या होता है, आपको 50,000 से 1 लाख, सॉरी 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है। दूसरे में 5 से 10 मिलता है, तीसरे में 10 एंड अबव, 10 एंड अबव या 15 एंड अबव करके होता है उसके अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर आई थिंक देयर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। 1 सेकेंड, सभी मैं आपको एग्जैक्ट डेटा देना चाहता हूँ, नहीं तो मैं गलत बता दूंगा। हाँ, तो पहला है शिशु, 50,000 रुपए तक का ऋण। किशोर में 50 से 5 लाख है, सॉरी। और तरुण में 10 लाख के ऊपर का ऋण, ठीक है। तो लोन जो है इस तरह का है। समझ में आई बात? शिशु, किशोर और तरुण। और इस शिशु, किशोर और तरुण किस बेसिस पे किया जाता है? लोन के अमाउंट के बेसिस पे, आपको कितना चाहिए, ठीक है। एम आई क्लियर? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ये चीज आती है। फिर आता है वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। ये आप बताइए, लोन लग रहा है, ग्रांट लग रहा है या गाइडेंस लग रहा है? वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, लोन, ग्रांट, गाइडेंस? वेरी गुड, सही। वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, लोन, ग्रांट या गाइडेंस? सभी बताएंगे जल्दी, सभी सभी बताएंगे। ऑल द 32 पीपल राइट हियर, आई वांट एवरीबडी टू आंसर क्विकली। हाँ, वेरी गुड। हाँ, इनका आंसर है यस, वेंचर कैपिटल जो है वही लोन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है। आंसर इसका गाइडेंस नहीं है। मैंने संयम को बोला वेरी गुड, सब संयम का वही लेके गाइडेंस गाइडेंस लगाने लगते। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज लोन। वेंचर कैपिटल असिस्टेंस का मतलब है आपको अच्छे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स से आपको कनेक्ट करवा दिया जाएगा, और उसी को क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। ये गवर्नमेंट करवाती है। इसके अलावा अगर प्राइवेट नेटवर्क्स की बात करूं, तो एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, आपको मेंबरशिप देना पड़ता है, और फिर आपके लिए, आप इन्वेस्टमेंट के लिए कई सारे इन्वेस्टर से बातचीत कर सकते हो, उनके कनेक्ट में आ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। एस्पायर नाम का एक स्कीम है, वो जो है वो ग्रांट्स देता है, ठीक है। फिर आया स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ये भी अगेन लोन में आता है। अटल इनोवेशन मिशन, ये जनरली यंगस्टर्स के लिए है, जो कॉलेजेस में है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में है, उनका अपना एक आइडिया है जो इनोवेटिव है। नाम में क्या इनोवेटिव मतलब? कुछ नया। जनरली कुछ भी नया होता है साइंस में या कोई भी फील्ड में, कुछ नया लेके आ रहे, तब जाके अटल इनोवेशन में आप रजिस्टर करवा सकते हो, अपना पिच डेक सबमिट करके। अलग अलग राउंड्स होते हैं,
ग्रांट लेना बहुत मुश्किल होता है, कम से कम 3 से 4 राउंड होता है। आपकी सिटी में होगा, आपके स्टेट में होगा, फिर नेशनल लेवल में होगा, ठीक है, फिर जाके आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है। तो अटल इनोवेशन में आपको क्या मिलता है? ग्रांट मिलता है, एंड द ग्रांट इज एज लेस एज 1 लाख से लेके 2 करोड़ तक। उस पूरे अमाउंट में आपको कितने भी पैसे मिल सकते हैं, डिपेंडिंग आपने कितना मांगा। अगर आपने क्लियर कर दिया तो, ठीक है, दे विल गिव यू द ग्रांट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आती है बात कि रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम। बिजनेस में अगर आपको याद है, हमने रॉ मटेरियल की बात की थी किसी सेशन में। कौन से वाले सेशन में, पहले से लेके अब तक? विच नंबर सेशन डिड वी स्पीक अबाउट रॉ मटेरियल और की रिसोर्सेस? कौन से सेशन में? सेशन, फर्स्ट सेशन, अच्छा। कौन से वाले सेशन में हम लोग ने बात की थी इसके बारे में? राइट, सेकंड सेशन में, राइट। बिजनेस प्लानिंग में हम लोग ने इसके बारे में बात की थी, जब हम लोग बिजनेस मॉडल कैनवास देख रहे थे। तो रॉ मटेरियल कहां से प्रोक्योर करना है, कहां से खरीदना है और कितने दाम में लेना है, कैसे नहीं लेना है, उसके लिए रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम गवर्नमेंट ने एक बनाई है। मान लो अगर आपको एक फैब्रिक बनाना शुरू करना है, लाइक कपड़े बना रहे हैं आप रेडीमेड, तो उसके लिए कॉटन की जरूरत पड़ेगी। इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको बताएगी कि आप यहां से कॉटन ले सकते हो, आपको कनेक्ट करवा देगी, एंड फिर आप अच्छे दामों में उनसे रॉ मटेरियल ले सकते हो। यस, दैट इज रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम। एंड देन फाइनली आता है डिजाइन क्लिनिक स्कीम। डिजाइन क्लिनिक स्कीम के बारे में किसी ने भी अब तक सुना है? यस, लगा मुझे। नहीं, डॉक्टर्स के बारे में नहीं है, ओके। डिजाइन क्लिनिक स्कीम के डॉक्टर्स के लिए नहीं है। गवर्नमेंट, जब भी आप बिजनेस बनाते हो ना, तो बिजनेस का एक डिजाइन बनाया जाता है, ओके, जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट के लिए नहीं, आर्किटेक्ट नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोचते, सुनिए। डिजाइन क्लिनिक स्कीम जो है, इसके अंदर आपका बिजनेस डिजाइन बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है कि मेरे बिजनेस में कैसे मैं कॉस्ट को मैनेज करूं, किन लोगों को हायर करूं, क्या क्या रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए डिजाइन क्लिनिक स्कीम बहुत काम आती है। यस, टू क्रिएट द ब्लूप्रिंट फॉर बिजनेस, ठीक है। am I clear एवरीबडी? और फिर वहां से आपको आगे और कौन सा स्कीम लेना है इन सभी में से, वो भी आपको इस डिजाइन क्लिनिक स्कीम में बता दिया जाएगा। am I clear एवरीवन? यस, चलिए ग्रेट। अब नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। ये है कंप्लायंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। कंप्लायंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि कंप्लायंस जो है, हम लोग अक्सर इसके टाइम पे बहुत टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, राइट। अभी अभी कंप्लायंस गया था कुछ दिन पहले, याद है सभी को? कौन सा कंप्लायंस गया था? सभी बताएंगे चैट बॉक्स पे, कम ऑन क्विकली। कौन सा कंप्लायंस? राइट, आईटी रिटर्न पे आईटीआर फाइल करना था सभी बैंक अकाउंट्स का, राइट, करेक्ट। सो 15 से 16 सितंबर तक, आई थिंक 15 16 तक था, 15 का 16 कर दिया था इन लोगों ने, राइट। तो तब तक आपके आईटी रिटर्न्स फाइल हो रहे थे। अब आईटी रिटर्न्स फाइल करते टाइम पर ये कंप्लायंस आपने किया, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? यू हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार ने आपके लिए कुछ नियम कानून बनाए हैं, उसके हिसाब से अपने बिजनेस को क्या कर रहे हो आप? सरकार को एक रिपोर्ट दे रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियली इनकम टैक्स की एक रिपोर्ट दे रहे हो, और उसी के बेसिस पे सरकार क्या करेगी? आपके बिजनेस को असेस करेगी कि ये ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, लीगली चल रहे हैं कि नहीं, रूल्स स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने टैक्सेस को प्रॉपर्ली भर रहे हैं कि नहीं, राइट। और कंप्लायंस किसी भी बिजनेस को क्या करके रखता है? एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप अच्छे से अपने कंप्लायंस को फॉलो करोगे, एक अच्छा सीए है या अच्छा अकाउंटेंट है या ऑडिटर आपके पास है, या आप खुद उसको करना जानते हैं, तो आपके कंप्लायंस जो है आपका पूरा बहुत स्मूथली जाएगा, और उसके कारण बिजनेस में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों को ये बात पता है, कंप्लायंस में आज भी इंडिया में कंप्लायंस के जो फाइन रेट है, फाइन मतलब अगर आपने ठीक से कंप्लायंस नहीं किया, तो इंडिया में आज के टाइम पे भी सबसे ज्यादा फाइन लगाए जाते हैं, सबसे ज्यादा दुनिया भर में, ठीक है, बहुत सारे फाइन्स है। आपको पता नहीं, आई थिंक कितने लोगों को पता ही है, अगर आप टीडीएस अपना ठीक से फाइल नहीं करेंगे, तो 200 रुपए पर दिन फाइन है आपका, पता है आपको? 200 रुपीज पर डे आपका फाइन है गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से। हाँ, अगर आपका डिपेंड्स ऑन कि आपका कितना रेवेन्यू वगैरह है। नॉर्मल अगर आपका रेवेन्यू है, इफ इट क्रॉसेस अराउंड 25-30 lakhs, तो आपको पूरा टीडीएस जब आप फाइल करोगे कंप्लायंस के हिसाब से, अगर आपने ठीक से फाइल नहीं किया, कोई भी एंट्री मिस कर दी, तो यू हैव टू गिव 200 रुपीज पर, या जीएसटी का पर डे 50 रुपीज है, सुमित जी इज टेलिंग, ओके। सो कंप्लायंस का ये इशू है। अब इसमें कई सारी चीजें आती हैं। पहला है लॉ। लॉ ने क्या किया? अपने रेगुलेशन समझा दिए, लीगली कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, ठीक है। फिर आता है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? आपने कितना बेचा है, आपने क्या क्या प्रोक्योर किया है, और उसमें से आपने कंपेंसेशन या कमीशन कितने लोगों को दिया, वो सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा? रिक्वायरमेंट में, कंप्लायंस में आएगा, ये सारी चीजों को आपको कवर करना पड़ेगा। फिर आते हैं रूल्स।
ठीक है। यहां पर आई थिंक सभी जीएसटी, ई वे बिल, टैली वगैरह फॉलो करते हैं। एनीवन हु डजंट, जो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है यहाँ पे, ऐसा कोई बिजनेस करने वाले यहाँ पे कोई, कुछ बिजनेसेस हैं जो जीएसटी एग्जेम्प्टेड हैं, उनमें से कोई है यहाँ पे जो जीएसटी एग्जेम्प्टेड बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे? एनीवन जिनको जीएसटी फाइलिंग नहीं करनी पड़ती है? ऑल राइट, ग्रेट। सो ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज टू डू दैट जीएसटी फाइलिंग। तो रूल्स हैं, जीएसटी फाइलिंग करना पड़ेगा, ई वे बिल आपको करना पड़ेगा, टैली के हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ेंगी, राइट? ऑल ऑफ दैट इज द रूल्स इन कंप्लायंस, ठीक है। फिर आते हैं स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड्स का मतलब बहुत सिंपल है। देखो, आप जब कंप्लायंस कर रहे हो, तो कंप्लायंस करते टाइम आपने आईटी रिटर्न फाइल कर दिया, फाइन, ठीक है। अब आईटी रिटर्न फाइल करते टाइम भी आपको रिमार्क्स देने पड़ते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस चीज के लिए किया गया है। ये यस, यस और नो? एम आई राइट? यस और नो? कंप्लायंस के टाइम पे आपको बताना पड़ता है ना, अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन किस कारण से हुआ है। इनकम में आता है, मिसलेनियस में आता है, किस चीज में आता है वो आपको बताना पड़ता है, राइट? कमीशन में आ रहा है किस चीज में, राइट? सो दैट कम्स अंडर रिमार्क्स, ठीक है। अब वो क्या है? स्टैंडर्ड्स हैं। आपको हर ट्रांजैक्शन का एक एक्सप्लेनेटरी वर्ड या फ्रेज देना पड़ेगा, उन स्टैंडर्ड्स को मैच करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने बनाया है। दुबई में क्या होता है पता है? दुबई में आपको कई सारी चीजें नहीं बतानी पड़ती। आप वहां पे पर्सनल या मिसलेनियस लिख के आप छोड़ सकते हो उसको। दो ही चीजें हैं वहां पे, मिसलेनियस और इनकम। तीसरी कोई चीज ही नहीं है रिमार्क्स में। तो दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ दुबई, यूएई कंट्री। इंडिया में आपको सही सारी चीजें प्रॉपरली स्टैंडर्ड में बतानी पड़ती है, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप अचानक से कहीं से 20 लाख की गाड़ी खरीद लो, अगले दिन आईटी आपके घर पे रेड मारेगा या फिर आपके ऑफिस में रेड मारेगा। क्यों? किसी को आइडिया है ये? अगर आप आज अचानक से 20 लाख की कोई गाड़ी खरीद लोगे, तो अगले ही दिन आईटी आपके घर पे रेड मारेगा या फिर आपको एक कॉल आएगा दैट दिस इज अ ट्रांजैक्शन जो हम लोग ने नोटिस किया है, ठीक है। यस? कितने लोगों को ये पता है ये बात कि अचानक से किसी भी बड़े अमाउंट का कोई भी हम लोग को खरीदी नहीं करनी चाहिए? हाँ, करेक्ट। लोगों को लगता है कि यार सडनली इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है इस अकाउंट में, तो ब्लैक मनी हो सकता है, कोई भी इलीगल रेवेन्यू या इनकम का जो प्रोसेस वहां पे चल रहा होता है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। इसीलिए हमेशा क्या बोला जाता है कि कोई भी बड़ा परचेज आप चाहें तो आप उसे लोन पे कर लीजिए, इट इज मच सेफर देन यू योरसेल्फ टेकिंग इट, ठीक है। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन भी क्या करते हैं, इफ दे आर बाइंग समथिंग न्यू, कोई बड़ी बिल्डिंग ले रहे हैं, कोई ऑफिस परचेज कर रहे हैं, तो उसको लोन पे परचेज करते हैं। उनको पता है उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, बट वो लोन पे ही परचेज करेंगे। क्यों परचेज करेंगे? क्योंकि वो फंसना नहीं चाहते कि आईटी को लगे ऐसा कि वो कुछ गलत कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई उसको भी आपको फोकस करना पड़ता है। और अगर आप लगा रहे हो 20 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, आईटी जब कॉल करे आप प्रूफ दिखा देना बस। अपने सारे अकाउंट्स को क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस आप जानते ही हैं, जीएसटी 2.0 अभी अभी आया, एंड उसमें आप सभी ने देखा है, राइट? कितने लोगों को जीएसटी 2.0 अभी जो रिसेंटली आया था वो पसंद आया? कितने लोगों को ऑनेस्टली कि सर अच्छा हुआ है, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, चीजें बेटर हुई हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव लाइक्ड? क्योंकि मुझे तो पर्सनली बेटर नहीं लगा था, मतलब पिछले पिछला वाला, अभी वाला अच्छा लगा। यस, गोइंग टू बिकम लेस, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है जीएसटी कम करने के कारण चीजों की दाम जो है वो घटने वाले हैं? हाउ मेनी पीपल थिंक? किन लोगों को ऐसा लगता है घटने वाले हैं? घटने वाले हैं, right. अब मान लो 18% से 5% कर दिया, ठीक है, क्या लगता है आपको, चीजों के दाम घटेंगे या मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट बढ़ेगा? सोच के बताइए। चीजों के दाम घटेंगे या मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट बढ़ेगा? उनके लिए जो मार्जिन है वो बढ़ेगा, क्या है? उनका मार्जिन बढ़ने वाला है, आप पे ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। गाड़ियां, बड़ी बड़ी चीजें थोड़ी सी मतलब कम हो सकती है। लैंड का प्राइस हल्का सा कम हो सकता है। 10 रुपए का चॉकलेट 10 रुपए का ही लगेगा आपको, वो 10 का 9 में नहीं देगा, 8 में नहीं देगा, ठीक है। बस उसका प्रॉफिट मार्जिन 1 रुपया, आधा रुपया बढ़ चुका है, ठीक है, मार्जिन बढ़ चुका है। दैट्स द रीजन गवर्नेंस इस बात का ध्यान रखती है कि कहीं पे भी एक मेजर रिपल इफेक्ट ना आए। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर उसने टैक्स कम कर दिया और अगर मैन्युफैक्चरर को अपना दाम कम करना, मतलब वो लिटरली धरना देते थे सारे मैन्युफैक्चरर्स कि सर हमारे ऊपर तो, मतलब आपने जीएसटी कम कर दिया, ठीक है, समझ में आए, आपने हमारा सेलिंग प्राइस ही कम कर दिया साथ में, राइट? तो 10 रुपए की जो चॉकलेट है वो 9 में 8 में बेचेंगे क्या वो लोग? तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आता है गवर्नेंस का रूल कि वो भले ही टैक्सेस को कम कर रहे हैं, बट उस टैक्स कम करने का इफेक्ट किन किन जगहों पे पड़ेगा उनको पता है, ठीक है, और वो गवर्नेंस देख लेती है। फिर आते हैं रेगुलेशंस, वही सब आपने जो ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग में और आईटीआर फाइलिंग करने में फर्क है। इंडिया में ऑडिटिंग जो है वो 1 करोड़ के ऊपर वाले रेवेन्यू के लिए की जाती है। उससे पहले आपको ऑडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है?
ऑडिटिंग का मतलब बहुत सिंपल है, आपको सारी चीजें पब्लिक डोमेन में डालनी पड़ती है। बेसिकली आपको सारी चीजें क्लियरली बतानी पड़ेगी, हमको समझाना पड़ेगा। आईटी रिटर्न में क्या है, पासबुक लिया, बैलेंस मतलब सॉरी पासबुक लिया, ट्रांजैक्शंस के बारे में बता दिया, समझ में आ गया। रेगुलेशंस में आपको हर ट्रांजैक्शन का बैक हिस्ट्री बताना पड़ेगा, ऑडिटिंग करनी पड़ती है पूरी, ठीक है। इसलिए ऑडिटर्स जो हैं पूरा एक ऑडिट जब करते हैं उनके लिए सीए से ज्यादा कमा लेते हैं कई बार, ठीक है। तो दैट हैपेंस फॉर बिजनेसेस बियॉन्ड 1 CR। अगर 1 करोड़ से ज्यादा आपका रेवेन्यू है, ईयरली रेवेन्यू, तब जाके आपको ऑडिटिंग करना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है, ये सभी आपको पता है। फिर आती है पॉलिसीज, ठीक है। जितनी भी पॉलिसीज इंडियन गवर्नमेंट ने जुडिशियरी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली बनाई है, वी हैव टू फॉलो इट, एंड दैट इज व्हाई वी कैन मेक अ गुड सक्सेसफुल एंड अच्छी गुडविल वाला बिजनेस बना सकते हो। तो ये है हमारा कंप्लायंस वाला पार्ट। एम आई क्लियर एवरीबडी? यस। अब आता है फाइनल टॉपिक, जो है कॉस्ट मैनेजमेंट, जो मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में दिखाया था। पहले वाले स्लाइड में मैंने क्या दिखाया था आपको? व्हाट डिड आई शो यू इन द फर्स्ट स्लाइड? सभी बताएंगे चैट बॉक्स में क्विकली। पहले स्लाइड में क्या देखा था हम लोग ने? याद है किसी को? नहीं याद है? जाके देखें वापस। चलिए, हाँ, गुड, समवन हैज गिवन। ये है हमारा पहला स्लाइड, ब्रेक इवन एनालिसिस किया था, राइट। जहां पे ना प्रॉफिट ना लॉस, दोनों 0-0 है। आपको आपने जितना लगाया था उतना आपने कमा लिया। तो इसी ब्रेक इवन एनालिसिस टाइम पे मैंने क्या बोला था, अगर आपको ब्रेक इवन से प्रॉफिट पे जाना है पर आपके सेल्स नहीं बढ़ रहे, तो आप क्या कर सकते हो, अपने कॉस्ट को कम कर सकते हो, राइट। तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने आपकी जो लागत है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गया। यस, सो हियर इफ यू सी, कॉस्ट मैनेजमेंट के 5 तरीके हैं कॉस्ट को कम करने के, ठीक है। उसमें 5 स्टेप आते हैं, तरीके नहीं है, 5 स्टेप है, एलिमेंट्स बोल सकते हो। पहला है कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब है आपके हिसाब से जो भी आपके पास चीजें हैं उससे प्रोडक्ट बनाने में या सर्विस बनाने में आपको कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। रफली, ये फाइनल कॉस्ट नहीं है, आपने एक रफ बना दिया, ठीक है। फिर सेकंड आता है बजटिंग। बजटिंग का क्या मतलब होता है कि आपके पास फिलहाल कितने पैसे हैं, उसको कॉस्ट एस्टिमेट जो आपने निकाला, कोटेशन, उसके साथ मैच करके देखना, उसको क्या बोलेंगे हम, बजटिंग, ठीक है। बजट फिक्स करना। फिर आता है कॉस्ट कंट्रोल, कि मैंने बजट फिक्स कर लिया बट मेरा बजट जो है, मेरे एक्चुअल जितना मैं लगा सकता हूं उससे लगभग 20% एक्स्ट्रा है, तो 20% कम करना पड़ेगा, तो कॉस्ट कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, घटाना पड़ेगा। फिर फोर्थ आता है कॉस्ट रिपोर्टिंग। मतलब कॉस्ट रिपोर्टिंग का मतलब होता है उस चीज को बनाने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में आपका कितना अमाउंट लगने वाला है। 10 रुपए की चॉकलेट के लिए हो सकता है 1.5 रुपया उसमें से मार्केटिंग में गया हो, 1 रुपया सैलरी लेबर में गया हो, आधा रुपया इलेक्ट्रिसिटी एंड फैक्ट्री में गया हो, राइट। इस तरह से क्या होगा, कॉस्ट रिपोर्टिंग, किस डिपार्टमेंट के लिए कितने पैसे लगे। फिर फाइनली आता है कॉस्ट फोरकास्टिंग। मतलब यहां पे आके आपका जो फोरकास्ट आप करोगे, मतलब वेदर फोरकास्ट में क्या होता है बताएंगे सभी? वेदर फोरकास्ट में क्या होता है? मौसम का अनुमान। क्या किया जाता है उसके अंदर? प्रिडिक्शन, ठीक है। किस चीज का प्रिडिक्शन? वेदर का प्रिडिक्शन, ओके। एग्जैक्टली वेदर प्रिडिक्शन, जो वेदर फोरकास्ट है उसमें, हाँ, क्या बताया जाता है कि ये हो सकता है, राइट। आज बारिश बारिश आने के आसार लग रहे हैं, राइट। होगा या नहीं होगा देखने वाली बात है, ठीक है। पहले के एक जमाने में, आज से 5-10 साल पहले क्या होता था कि अगर वेदर फोरकास्ट में लिखा हुआ है, मतलब मैं बचपन में थोड़ा ऐसे हरकतें करता था कि अगर लिखा है कि बारिश आएगी तो मैं उसी दिन बाहर निकलता था, क्योंकि मालूम है नहीं आएगी, और नहीं आती थी बारिश। आजकल फिर भी थोड़ी अच्छी हो गई है वेदर फोरकास्टिंग की, बारिश आएगी बोला है तो बारिश आती है। बट पहले के जमाने में 5-10 साल पहले, आज से पहले, जब मैं स्कूल में हुआ करता था तब नहीं निकलता था सही, ठीक है। तो हम लोग रोज वेदर फोरकास्ट में देखते थे बारिश आएगा आएगा आएगा, उस दिन बारिश नहीं आता था। बोलते थे जिस दिन धूप आएगी उस दिन, बोलते थे उस दिन बारिश आ जाती थी एक्चुअली, ठीक है। तो वो फोरकास्टिंग काम नहीं करता था, ठीक है। बट बिजनेस में फोरकास्टिंग काम करता है। वो फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, मैंने इतना कॉस्ट यूज किया है, मुझे सेलिंग के लिए इतना प्राइस लगाना पड़ेगा, ओके। 8 रुपए में बनाया है, 15 रुपए में बेचूंगा, 7 रुपए मेरा प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से टैक्स वगैरह घटा के 5 रुपया मेरे पास नेट प्रॉफिट बना, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू विच प्रॉफिट? प्रॉफिट ग्रॉस होता है नेट होता है? ग्रॉस या नेट? रेवेन्यू में से कॉस्ट घटा दिया बस, मतलब आपकी जो लागत है, आपने जितना कमाया है उसमें से मैंने घटा दिया। अब वो ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट? ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट कुछ, ठीक है, ठीक है। अब उस अमाउंट से मैंने टैक्स को, मेरे इंटरेस्ट रेट को, सारी चीजों को और घटा दिया, तो वो कौन सा प्रॉफिट है?
ग्रॉस या नेट? पहले मैंने सिर्फ कॉस्ट को घटाया, फिर मैंने इंटरेस्ट, फिर मैंने उसमें से जो मेरे इंटरेस्ट के अलावा जो टैक्सेस हैं, राइट, उसको मैंने घटा दिया, फिर मैंने आया, हाँ लास्ट में क्या आता है, नेट प्रॉफिट। सिर्फ कॉस्ट घटाया तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपने टैक्स वगैरह भी घटा दिया तो फिर वो आता है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आखिर में आपके अकाउंट में बचेगा, दैट इज द प्रॉफिट जो आप घर लेके जाते हो, ठीक है, वो आपका रिजर्व। ठीक है, सो कॉस्ट फोरकास्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, इसी को फिगर आउट करते हैं कि मेरा नेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा और इसको मैं किस तरह से हैंडल कर पाऊंगा या कर पाऊंगा। एम आई क्लियर? तो ये हो गया कॉस्ट एस्टिमेशन। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एस्टिमेट करेंगे कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उसमें कितने पैसे लग सकते हैं, पॉसिबिलिटी। फिर आएगा बजटिंग, कि मेरे पास एक्चुअली जो पैसे हैं उसके हिसाब से जितना मैं बना रहा हूं कॉस्ट एस्टिमेट, वो बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, फिर वो कंपैरिजन करने के बाद मैं कॉस्ट कंट्रोल करूंगा कि यार बैठ नहीं रहा, अब मैं क्या करूंगा, मुझे कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, राइट। तो कॉस्ट कम करने बैठूंगा, धीरे धीरे 15-20%, 15-20% जितना हो सकता है करूंगा। फिर आएगा कॉस्ट रिपोर्टिंग, फाइनल कॉस्ट बनने के बाद कौन सा कॉस्ट जो है वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए, 10 रुपए की चीज में से एक एक रुपया कहाँ कहाँ जा रहा है उसका रिपोर्टिंग करना, पूरा रिपोर्ट बनाना। फिर आया कॉस्ट फोरकास्टिंग, मतलब उस कॉस्ट में से कितना प्रॉफिट है, कितना कॉस्ट है, रेवेन्यू में से कितना पार्ट जो है कौन से फील्ड में जा रहा है, वो कॉस्ट रिपोर्ट के अंदर भी आ गया। तो वो सारी चीजें किसमें आ गई, कॉस्ट फोरकास्टिंग में आ गई। एम आई क्लियर एवरीबडी? एम आई क्लियर? यस। तो ये सारी किस चीज में आ गई, कॉस्ट मैनेजमेंट में। अब सुनिए, मैं एक चीज आपको एक्स्ट्रा वापस बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से मैं कुछ स्कीम्स आपको बताऊंगा। आई वांट एवरीबडी टू जस्ट नोट डाउन कि इनमें से काम की स्कीम्स कौन कौन सी है। फटाफट व्हाट्सएप अपना खोल के लिखना शुरू कर दीजिए, या फिर नोट पेन कुछ है तो आप वहां लिख लीजिए, जहां भी आपकी मर्जी। कुछ स्कीम्स बता रहा हूं, काम आएंगे, आसान है। इनमें से ग्रांट या लोन लेना, ठीक है, मैंने आपको बोला 1 लाख से लेके 50,000 से लेके 2 करोड़ तक का लोन दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ग्रांट्स 25-50 लाख तक दिए जाते हैं। सो आई वांट एवरीबडी टू जस्ट नोट डाउन, ठीक है। बोलूं, सबसे पहले आता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम, दूसरा वाला, फर्स्ट रो सेकंड, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ स्टार्टअप इंडिया फंड, मतलब फंड नहीं दिया जाता, आपको गाइडेंस भी मिलती है। तो ये लोन प्लस गाइडेंस वाला टाइप है, ठीक है। मेनली लोन ही दिया जाता है, पर गाइडेंस भी जरूरत है, तो उसमें एक आपके पास एक होगा कोई एग्जीक्यूटिव जिससे आप बात कर सकते हैं कि मुझे बताइए प्लीज कि मुझे इसको कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला। और दूसरा है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। आपका जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन के जितने भी प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएंगे सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम से। सेकेंड वाला, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, यस, ऑलराइट। तीसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिए किशोर। जो दूसरा टाइप का लोन है ना, 50,000 से 5 लाख तक का मिल जाता है आसानी से। डॉक्यूमेंटेशन बहुत लगेगा उसके अंदर, प्रॉपर 15 दिन आपको शायद डॉक्यूमेंट ढूंढने में लग जाए, बट हाँ, उसमें काफी आसानी होती है किशोर निकालने में। क्योंकि छोटा लोन होता है तो वो लोग सोचते हैं कि दे नहीं दे, छोटा सा अमाउंट है, क्यों हम लोग इतना टाइम लगाएं इसके अंदर। किशोर में बहुत काफी आसान रहता है कि आपको मिल जाएगा। और जो उससे भी तरुण है, करुण तीसरा वाला, उसमें सिंस लोन का अमाउंट ज्यादा है, 10 लाख पार कर चुका है, तो उसमें भी थोड़ा सोचा जाता है कि इतना बड़ा अमाउंट दे नहीं दे, तो काफी सवाल पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। बट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इतने सवाल नहीं पूछे जाते, ठीक है। चौथा आता है ये वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, वीसीएएस। आप टाइप कर दीजिए, वीसीएएस टाइप करते ही आपको गूगल में भी वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम ही दिखाएगा, कुछ और नहीं दिखाएगा। वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, आपको वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स जो है, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर फील्ड के बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं। मेडिकल फील्ड हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हो सकता है बिजनेस, कुछ भी। आप सब शार्क टैंक देखते हैं? कितने लोग शार्क टैंक देखते हैं या कभी देखा है आपने यूट्यूब पे, सोनी पे, कहीं पे भी? हाउ मेनी ऑफ यू डू सी शार्क टैंक, इंडिया, अमेरिका, कहीं भी? कितने लोग, जल्दी बताइए सभी, कम ऑन क्विकली। देखा है कि नहीं आप सबने? यस यस, देखा है, सभी ने देखा है, राइट। सो शार्क टैंक में क्या होता है, वो जितने भी इन्वेस्टर्स है ना, वो एक्चुअली वेंचर कैपिटलिस्ट है, ठीक है। वेंचर का मतलब होता है कोई एक बिजनेस, कोई एक प्रोजेक्ट,
कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल देने वाले, कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो सभी जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं। एक और चीज होती है एंजल इन्वेस्टर्स, इन सब चीजों के हम लोग कल डीप में बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपरली स्टार्ट शार्क टैंक जैसी जगह पे जाके अपने बिजनेस को कैसे रखना है, कल पूरा उसका ट्रेनिंग दूंगा मैं आपको। ऑलराइट, किस तरह से आपको अपना पिच डेक बनाना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, आंसर्स कैसे देने हैं सवाल जवाब के टाइम पे, ऑल दैट विल बी कवरिंग। ठीक है, सो वेंचर कैपिटल तो हो गया। एंजल इन्वेस्टर मतलब जो बिजनेस जस्ट शुरू हुआ है, 1-2 महीने ही हुए, उसमें एंजल इन्वेस्टर्स देते हैं पैसा। एंजल का मतलब क्या होता है, फरिश्ते। तो बिजनेस के लिए तो वो फरिश्ते ही है ना, क्योंकि वो इनिशियल में पैसे लगा रहे हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम मैंने आपको बता दी। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इज वेरी सिमिलर टू स्टार्टअप इंडिया फंड सीड फंडिंग स्कीम। रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम, अटल इनोवेशन मिशन, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है यंगस्टर्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अटल इनोवेशन मिशन। अदर पीपल ऑल्सो कैन गो, ऐसा नहीं कि 30 साल 35 साल 50-55 साल वाले लोग नहीं जा सकते। यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग, गवर्नमेंट भी क्या एक्सपेक्ट करती है कि यंगस्टर्स ही इनोवेट करके लाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो 45-50 साल की उम्र में भी इसमें ग्रांट्स लेके आए हैं। ग्रांट का मतलब जहां पे आपको पैसे वापस लौटाने नहीं पड़ेंगे, कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, बस आप क्यों यूज करने वाले हो वो आपको प्रॉपर इन डिटेल बताना पड़ेगा कि दिस इज द रीजन व्हाई आई विल बी यूजिंग। अगर आपको लगता है ग्रांट खरीद के या लेके आप मतलब भूल जाओगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं पूछेगी, गवर्नमेंट पूरा हिसाब लेती है कौन सा पैसा कहाँ लगा है, आपने ठीक से उसको लगाया नहीं लगाया, एवरीथिंग। ठीक है, तो दैट इज नोन एज अटल इनोवेशन मिशन। तो ये 5 मैंने आपको बता दिए। जैसे पहला, हाँ पहला, 1 सेकेंड, हाँ तो सबसे पहला आई थिंक स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम। सेकंड वाज सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। थर्ड वाज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। फोर्थ वाज वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। एंड फाइनली फिफ्थ वन वाज अटल इनोवेशन मिशन। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से, बट ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई जरूर कीजिएगा इनके बारे में ढूंढना। एम आई क्लियर एवरीबडी? यस, चलिए ग्रेट, दैट इज इट फॉर द सेशन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 2 अनाउंसमेंट्स मैं करना चाहूंगा। ऑलराइट, आई वांट एवरीबॉडी टू रिमेंबर संडे को पैनल डिस्कशन होने वाला है, सबके लिए ओपन है। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, जिनको आपको बुलाना है, यू कैन ब्रिंग देम, नो प्रॉब्लम, बिकॉज 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैनलिस्ट आ रहे हैं। बोथ ऑफ देम आर women, बोथ ऑफ देम आर हाईली हाईली सक्सेसफुल। एक ने सोलर एनर्जी के फॉर्म में बहुत सारी चीजें इंडिया में डेवलप की हैं, एंड शी इज ऑल्सो द चीफ सेक्रेटरी nationally of Jito, Mrs. Ritu Choraria. And the other person is a business coach, just like me. And also she has been doing a lot of things related to investment, and बहुत business coach के form में बहुत कुछ किया उन्होंने. And she's much experienced also. So both of them will be coming on. Ritu ji Choraria and Shilpa ji Patel, highly reputed people. So do not miss that session. Anybody who wants to join can join that day. Okay. So yeah, sir, do angel investors invest for 1 second? I'll tell you. सो ये जो है संडे वाली चीज है। सेकेंडली, आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट दिस फ्रॉम माय साइड दैट आई वांटेड टू इन्फॉर्म दैट मैंने आपको बोला था ऑलरेडी, वी डू हैव अ इंस्टाग्राम पेज एंड ऑल ऑफ दैट। वेरी सून इन अक्टूबर वी आर लॉन्चिंग आवर वेबसाइट, ऑलराइट, where you'll have all the 40-45 courses that Iktara teaches to all of the people that we have been teaching. ये आपने एक कोर्स किया है, इस तरह की कई सारी चीजें। ये हफ्ते भर का कोर्स था, we have 25-30 hours of courses also. ठीक है, for that we will be bringing something exciting for all of you. So if you have not joined the Iktara Instagram, because that is the point जहाँ पे हम आपसे कांटेक्ट करते हैं। जनरली हमारी आदत नहीं है कि व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके टू प्रमोट एंड स्टफ, वी जनरली पुट इट ऑन द ग्रुप और इंस्टाग्राम। सो इक्तारा एड्यू पे आप जाके फॉलो भी कर सकते हैं टू गेट द अपडेट्स, ऑलराइट, एंड बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको मिलते ही रहेंगे ऑन द पेज। सो या, दैट इज वन थिंग। Yes, now all the doubts that anybody has, you can ask me. 4 o'clock, we have just finished the session. मधु जी हैज अ डाउट, सर आई हैव अ डाउट, डू एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट फॉर फ्री? भाई फ्री अगर आपका ये कहना है कि क्या वो आपसे इक्विटी नहीं लेंगे, तो बिल्कुल नहीं, वो आपसे इक्विटी बिल्कुल लेंगे, बिकॉज एंजल इन्वेस्टर्स हैं। एनी इन्वेस्टर्स विल टेक इक्विटी, इनफैक्ट एंजल इन्वेस्टर्स आपसे इक्विटी ज्यादा भी लेंगे दैन नॉर्मल इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि वो आप पे तब इन्वेस्ट कर रहे हैं जब आप पे कोई भरोसा नहीं करता, या शायद आप नए हो मार्केट में कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता। तो जब कोई एंजल इन्वेस्टर आप पे आइडिया लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो इक्विटी चाहेंगे, क्योंकि उनको शायद लगा होगा कि ये बिजनेस आगे जाके बड़ा बन सकता है। तो वो 1-2% पे बात नहीं करते, 5, 10, 15, 20, 25 पे ही बात करते हैं मिनिमम। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। और उसके साथ साथ आपको लोन्स में लेने की कोशिश करते हैं। मेनी टाइम्स वो बोलेंगे कि आपका जो एक एक प्रोडक्ट सेल होगा
उस एक प्रोडक्ट सेल में भी आपका 1% आपको उनको देना पड़ेगा। बोलेंगे 5% फॉर एवरी सिंगल प्रोडक्ट दैट यू सेल हैज टू कम टू द इन्वेस्टर्स। कितने? 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जब तक वो अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर ना कर। ठीक है, सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू संयम। Yes, others, sir, my dream is to open hyper car company. So what to hyper car company? पहले यार hyper car का मुझे बताओ। I do not have exact information. If hyper car means elite sports cars and designer cars, तो then maybe I can help you. अगर कुछ और है तो हाँ, okay, fine, गुवाहाटी, understood. तो in that case देखो, सबसे पहले which education should I take? I don't know which education should I take. I might not be the right person to tell about that. Obviously something related to automobiles. Maybe engineering would be a good one thing. बट उसके बाद आपको बिजनेस में घुसना है, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर वेर यू डू इंजीनियरिंग एंड देन मे बी गेट इनटू एन एमबीए और समथिंग। सो दैट इज वन थिंग। उसके अलावा अगर आप अभी से हाइपर कार से रिलेटेड चीजों को जानना चाहते हो एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड स्टफ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन स्टार्ट रिसर्चिंग, नंबर वन। सेकेंडली, हाइपर कार्स के डीलर्स बहुत सारे होते हैं जो दे प्रोवाइड यू द कार्स, ओके। सो उनके साथ आप ट्राई कर सकते हो टू कनेक्ट एंड try to understand कि how it works, ठीक है? That's how you can do. Deepji has said that I am into the trading of engineering items where I take care of mostly of sale part. Engineering means electric engineering. Okay. Trading of engineering items, ठीक है, where I take care mostly of sales part. So basically, you make the engineering items or you just sell the engineering items. ये बहुत important है। आप बनाते हैं, अच्छा सेल्स करते हैं, ठीक है। सो यू ओनली डू द सेल्स पार्ट। इन दैट केस इफ यू हैव अ बिजनेस प्रॉपर, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एनी ऑफ द ग्रांट्स। के लिए आप नहीं जा पाएंगे, आपका बिजनेस ग्रांट्स के लिए सुटेबल नहीं है। ग्रांट्स में सिर्फ इनोवेटिव चीजें आप ले जा सकते हो, तभी आपको पैसे देंगे, वरना नहीं देंगे। ऑलराइट, सो यू कैन गो फॉर लोन्स डेफिनेटली। मुद्रा योजना पे आप डेफिनेटली जा सकते हो। स्टार्टअप सीड फंडिंग स्कीम, अगर आपका बिजनेस इतना नया नहीं है, या फिर एक नए नेम से यू कैन रजिस्टर एंड देन स्टार्ट टेकिंग द सीड फंड ऑल्सो, ओके। सो दैट विल हेल्प। ऑटोमोबाइल, ओके, ये सिलेक्ट, ठीक है। और एनी अदर डाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के? एनी अदर डाउट, प्लीज टेल मी। Can I ask you a doubt, sir? यस मंजू जी, बोलिए। सर, कोई फूड प्रोडक्ट बनाते हैं लोकल, से फॉर एग्जांपल फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया का लोकल चीज लेके इफ यू आर मेकिंग सम फूड प्रोडक्ट एंड यू आर प्रमोटिंग दैट लोकल विच इज बीन लाइक यूज्ड अर्लियर, मॉडिफिकेशन जो हमने पढ़ा था. So if we are doing that, we are modifying the existing thing market and we are trying to use a local product. Will government help those people to start a डेफिनेटली, food business? डेफिनेटली इसका तो आपको शायद ग्रांट भी मिल सकता है। So which scheme should I consider यू for कांट that? गो फॉर, आई थिंक अटल, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ, अटल आप तब जा सकते हो जब आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया या कुछ अलग। डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली ट्राई वंस इन अटल इनोवेशन मिशन। बट उसके अलावा आई थिंक मुद्रा योजना वुड बी परफेक्ट फॉर यू। आपको उसमें लोन मिलेगा ओवर अ पर्टिकुलर टाइम। फ्लेक्सिबल लोन्स हैं विद नॉर्मल इंटरेस्ट, जिसे आप रीपे कर सकते हो इन अ ईयर, 3 years, 5 years। वो उनका अपना एक टर्म होता है, तो दे विल हेल्प यू आउट इन दैट। Okay. Yeah. And government anyways promotes this thing. Anything that promotes more Indianness या कुछ पीछे का Yes, जो yes, अच्छा था और लॉस्ट हो गया किसी कारण से, yes, अगर आप yes, उसे वापस exactly. लेके आओगे, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल प्रमोट। Okay. इंडिया का Thank you. एक, आई गिव यू वन मोर थिंग, जिस जो गवर्नमेंट स्कीम तो नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो इंडिया हैज इट्स ओन हेरिटेज एसोसिएशन, ठीक है। हेरिटेज में जितनी भी मतलब पौराणिक चीजें थी, आयुर्वेदा, ये वो, सो जितनी भी चीजें हैं उसको वो सपोर्ट करते हैं। तो उनके रेफरेंस लेटर्स भी आपको बहुत काम आएंगे जब आप ये सारे लोन्स या ग्रांट लेने की कोशिश करोगे। तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सो ट्राई टू कनेक्ट विद दोस काइंड ऑफ थिंग। Okay. Thank you so much. वेलकम। एनी अदर डाउट? Organize Heritage and Archaeological Association of India. Yes. Any other doubt? Nobody? No doubts? I think fine. So in India, if I made hypercar, if you make hypercar, खुद बनाने वाले हो आप, डेफिनेटली करेगी ना फंड। देखो नहीं यार, सुनो, हाइपर कार अगर आप खुद बनाना शुरू कर रहे हो, अगर आपको प्रोटोटाइप पहला वाला बनाने के लिए भी आपको पैसे चाहिए, तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट अभी तो फिलहाल इतना हेल्प करेगी, बिकॉज प्रोटोटाइप आपको पहला खुद ही बनाना पड़ता है। आप एक छोटा प्रोटोटाइप बना दो, ठीक है, चलेगा, मॉडल जैसा बना दो, चलेगा।
फिर आप गवर्नमेंट के पास लेके जाओ, उनको फिर पसंद आया तो वो अटल इनोवेशन मिशन के हिसाब से आपको वो ग्रांट दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप मे बी हाइड्रोजन फ्यूल यूज कर सकते हो, जिसमें उनको पता लगे कि नहीं नेचर के लिए भी अच्छी चीज है ये, राइट, सो देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कैन ट्राई दैट। बट जनरली गवर्नमेंट जब भी फंडिंग या ग्रांट देती है वो तभी देती है जब आपके पास एक प्रोटोटाइप हो। एंजल इन्वेस्टर्स ही वो हैं जिनके पास अगर आप सिर्फ आइडिया लेके जाओगे, आइडिया पसंद आ गया तो दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन यू। उसके अलावा बिना प्रोटोटाइप के नो बड़ी। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? पहला सैंपल, so that is very important. Yes. I didn't say you need to make EVs. You can just make what you want to. एक छोटे लेवल पे बनाओ, ठीक है, उसका एक एटलीस्ट डिजाइन बना लो कार का, प्रॉपरली मेकिंग इट इनटू मॉडल टाइप, जो कि उनको बता सके कि ये सारी चीजें। उसके अलावा जो चीज आप उसमें ढालने वाले हो वो पॉइंट्स के बेस में एक पीपीटी या एक पिच डेक बना के आप उनको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ग्रांट्स का प्रोसेस आई एम टेलिंग यू बहुत ज्यादा टायरिंग होता है, ओके। मेनी ऑफ माई पार्टिसिपेंट्स एंड स्टूडेंट्स हु आर इवन कॉलेज स्टूडेंट्स, उन्होंने ग्रांट्स के लिए अप्लाई किया है, उनको 2.5 महीने लगे ग्रांट्स लेने के लिए। और कितने ग्रांट मतलब कितने मतलब रुपए उनको मिले? दे गेट 8-9 लाख रुपीज ऑफ ग्रांट पर प्रोजेक्ट उनको मिल चुका है, ओके। सो इन दैट केस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, ऑलराइट। 2.5 महीना लगता है, 2.5-3 महीना लग जाता है। बट इफ यू रियली नीड दैट मनी देन यू कैन 2-3 महीना, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। थोड़ा आप मेहनत करेंगे डेफिनेटली आप आ सकते हैं। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। Yes, I think we'll just wind up the session. If anybody has any more doubts, just for the next 15 seconds, I'll be waiting and then we'll just start. Right? Bye. If at all there is any doubt, you can just ask me. Okay. Welcome, Poonam ji. All right then, let's just wind up. Thank you so much. Have a great day. कल मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा. Thank you so much.